Good afternoon, dear students. Welcome to the YouTube channel of eCareer Point JEE. Hello रघुनाथ, हाय. बच्चा लोग जल्दी जल्दी सेशन ज्वाइन करते जाओ. हेलो जितेंद्र कुमार, हेलो प्रत्युष, हाय. हेलो. हम लोग स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नंबर 5 पे है. लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है मंडे से थर्सडे तक. अगर आप में से आपसे कोई लेक्चर मिस हो गया है, eCareer Point JEE चैनल पे जाना है, आपको लिंक मिल जाएगी प्रीवियस लेक्चर की. जल्दी से सब सेशन ज्वाइन कर लो. हाय हर्ष, गुड आफ्टरनून रघुनाथन, हाय हाय एवरीवन. जल्दी से सेशन ज्वाइन करो. तो हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे. कल हम लोग स्लोप की बात कर रहे थे, उसी में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूं, विच इज ये ऐप. अगर आपने अब तक ये ऐप इंस्टॉल नहीं की है, जल्दी से ये ऐप इंस्टॉल करो. आपको भी पता है कितने बेनिफिट्स हैं. इन केस आपको कोई डाउट आ रहा है, ऐप में डाल दोगे, आपके फ्रेंड्स या फैकल्टीज कोई भी उस डाउट को बता सकता है. हेलो निशा, हाय. तो आपके फैकल्टी या फ्रेंड्स भी वो डाउट बता सकते हैं. उसके बाद अगर आपको रैंकर्स के नोट्स चाहिए, उनके सॉल्यूशन चाहिए, उनके वीडियोस चाहिए, वो भी मिल जाएंगे. एक्सपर्ट्स के नोट चाहिए, आपका कोई फेवरेट फैकल्टी है, उनके नोट्स चाहिए, वो भी ऐप पे मिल जाएंगे. तो आप ये डाउट हेल्प नाम की ऐप है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए. गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून. एवरीवन इज रेडी. ऐप के लिए सबको पता चल गया, ऐप की डिटेल्स सब डाउनलोड कर लेंगे ये ऐप. तो हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करें. इफ यू वांट टू स्टार्ट टुडेज लेक्चर, जस्ट टाइप 1 इन द चैट बॉक्स. हम लोग बहुत अर्ली हैं और इट्स गुड, पंक्चुअली स्टार्ट होना चाहिए क्लास. सो जस्ट टाइप 1 इन द चैट बॉक्स. सो वी विल स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर विच इज जस्ट कंटिन्यूएशन. ठीक है. हम लोग ने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था ना, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं थोड़ा सा. ओके, एवरीवन इज रेडी. तो अब मुझे बताओ, मैंने आपको बोला था ये चीज आपके होमवर्क में है. क्या है होमवर्क में? तो मैंने बोला था कि ये जो दो लाइंस होती हैं वो परपेंडिकुलर कब होती है, उसकी कंडीशन लिखनी है. कुछ बच्चे बहुत ब्रिलियंट थे, उनने कल ही आंसर दे भी दिया था, उनको ये बात पता होगी. ठीक है. यहां पे अगर आपको नहीं पता है तो देख लो, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती है तो उसकी कंडीशन क्या होती है. उसकी कंडीशन m1 m2 इज इक्वल टू -1. वेरी गुड, वेरी गुड. हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे. उसके पहले मैं बोलूंगी कि दो लाइंस के बीच का स्लोप क्या होता है. कल पढ़ा था, जल्दी से रिकॉल करो, कंटिन्यूएशन में होना जरूरी है. दो लाइंस के बीच का स्लोप थीटा. इफ वन लाइन हैज स्लोप m1, अदर लाइन हैज m2 एंड दिस इज द एंगल बिटवीन देम, then tan theta, which is slope between two line, is nothing but m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. रिकॉल हो गया. यही फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, बहुत अच्छे से डिराइव किया था. अब इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, यही तो कंडीशन निकालनी है. व्हाट वुड हैपन इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर? कुछ नहीं करना है. थीटा जो है वो हो जाएगा 90 डिग्री. इफ थीटा इज 90 डिग्री, दैट मीन्स इसको हम जनरली बोलते हैं टेन थीटा इज नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट. और ऐसा हम लोग क्यों बोलते थे? क्योंकि डिनोमिनेटर में एक डेंजरस क्वांटिटी आ जाती है विच इज 0. हम लोग को आप लोग को सबको पता है कि डिनोमिनेटर में 0 हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. बट 1090 के केस में ऐसा ही होता है कि डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. तनु ऑल्सो आंसर्ड m1 m2 इज इक्वल टू -1. वेरी गुड. सो वी नो दैट दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल्स टू 0. ये क्वांटिटी जो है वो 0 होने वाली है. क्यों 0 होने वाली है? क्योंकि ये tan थीटा है. अगर थीटा 90 है, इसका मतलब डिनोमिनेटर इसका 0 होगा. कुछ नहीं, 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दो. तो m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा? m1 इंटू m2 हो जाएगा -1. एंड दिस इज द कंडीशन. यही वो कंडीशन है जब दो लाइंस जो है आपस में परपेंडिकुलर होती है. ठीक है. पैरेलल लाइंस की कंडीशन याद है आप लोगों को? परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन हमने निकाल ली. पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या थी? पैरेलल लाइंस की कंडीशन थी कि स्लोप इक्वल होना चाहिए, m1 इज इक्वल टू m2. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन याद है? कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि एक जो लाइन थी वो y एक्सिस के पैरेलल थी और दूसरी लाइन कुछ m1 स्लोप बना रही थी, तो उनके बीच का एंगल था 1/m1. ठीक है. पैरेलल लाइंस में m1 इज इक्वल टू m2
और फाइनली परपेंडिकुलर लाइंस में m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। इसका मतलब जैसे ही आपको स्लोप की कंडीशन मिली है, जैसे ही आप लोगों को ये कंडीशन मिल गई है, अब मैं आपको कोई लाइन की इक्वेशन दूंगी, उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अगर कंडीशन पता है तो उस कंडीशन को अप्लाई करना तो हमको बहुत अच्छे से आता है। तो देखो, मैं आपको एक इक्वेशन दे रही हूं विच इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब आपको इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है। सो आई एम सेइंग हाय निधि, हेलो हेलो, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो मैं बोल रही हूं कि लेट द स्लोप बी m। स्लोप हमने m मान लिया। अब हमको क्या करना है, बस कंडीशन तो लगानी है। जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि इस लाइन का स्लोप क्या होता है। इस लाइन का स्लोप क्या होता है? हम लोगों ने कल ही जब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किए थे सारे फॉर्म को, तो हमको पता था कि इस लाइन का स्लोप होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ये इस लाइन का स्लोप है। ठीक है, गिवन लाइन परपेंडिकुलर है, गिवन लाइन परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स m इंटू m1 इज इक्वल्स टू -1। दैट मीन्स m इंटू माइनस a बाई बी इज इक्वल्स टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m की वैल्यू क्या आ गई? b बाय a। m की वैल्यू b बाय a आ गई। अब आप परपेंडिकुलर, वेरी गुड, आंसर भी आ गया था कि m की वैल्यू, जो स्लोप की वैल्यू है, वो b बाय a रहेगी। अब आपको क्या करना है, ये स्लोप वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो ये स्लोप वाली लाइन की इक्वेशन आप कैसे लिखोगे? देखो, b x माइनस a y प्लस सम कांस्टेंट k इज इक्वल्स टू 0। अब ऐसा मैंने कैसे लिखा? इस लाइन का स्लोप निकालो। तो इस लाइन का स्लोप होता है, इस लाइन का स्लोप मैं बोल रही हूं m ही मान लो, क्या होता है? इट विल बी माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y विच इज माइनस a। माइनस से माइनस कैंसिल, स्लोप क्या आया? b बाय a। मेथड समझ में आ गया? तो अब देखो क्या करना है, लाइन की इक्वेशन गिवन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है। कैसे लिखेंगे हम लोग? x और y के कोफिशिएंट को एक्सचेंज कर दो और दोनों का साइन देखो, प्लस प्लस है तो एक साइन कोई सा भी आपको माइनस रखना पड़ेगा। जनरली हम ये वाला साइन माइनस रख देते। अगर दोनों में से एक भी साइन माइनस है तो दोनों मिलके जो साइन है वो प्लस हो जाएंगे, विच इज प्लस प्लस। तो अब देखो क्या है, क्या करना है, आपको इक्वेशन दी गई है 3x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है। कोफिशिएंट एक्सचेंज किए, 4x 3y प्लस सम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0। साइन दोनों का मिला के क्या था? सो दोनों साइन को मल्टीप्लाई करो, प्लस था तो एक जगह माइनस आ जाना चाहिए, या तो यहां माइनस या यहां माइनस। समझ में आया सबको? कंसेप्ट क्लियर है? कुछ नहीं करना है, कोफिशिएंट एक्सचेंज करना है और ओवरऑल साइन जो है वो चेंज कर देना। ओवरऑल साइन इसका प्लस आ रहा था तो इसका माइनस आना चाहिए। मान लो यार माइनस माइनस होता तो ओवरऑल साइन इसका प्लस आता, फिर भी यहां पे एक साइन माइनस हो जाना चाहिए। ये चीज समझ में आ गई? अब आपको कोई भी लाइन की इक्वेशन दी गई होगी और बोला गया होगा कि इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखो, तो क्या सब लिख सकते हो? सबको क्लियर है? अब देखो मैं आपको बताऊंगी कि लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखना कितना इंपॉर्टेंट होता है। लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखो कैसे क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन जो है जेई मेंस का क्वेश्चन है। जेई मेंस में तो लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखने के क्वेश्चंस आते ही रहते हैं और आपको इस चीज से फेमिलियर होना जरूरी भी है। क्वेश्चन को रीड करो। ये क्वेश्चन मैं आपको है ना एक बार होमवर्क में भी दे चुकी हूं, सो आई होप कि आप लोगों ने पहले से सॉल्व करके रखा हो, बट अब देख लो क्वेश्चन, अगर नहीं भी किया है तो। द पॉइंट 2,1 इज ट्रांसलेटेड पैरेलल टू द लाइन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ट्रांसलेटेड का क्या मतलब होता है? ट्रांसलेटेड का मतलब हो रहा है कि मूव तो कर रहा है। अब कैसे मूव कर रहा है कि ये जो लाइन है ना इसके पैरेलल मूव कर रहा है, तो ये लाइन का जो स्लोप होगा उसी स्लोप के अलोंग ये पॉइंट मूव कर रहा होगा। पहली लाइन समझ में आई क्वेश्चन की सबको?
दूसरी लाइन देखो, बाय 2√3 यूनिट्स, यानी कि मूव कर रहा है और मूव करने के साथ डिस्टेंस भी बता दिया कि 2√3 यूनिट्स मूव कर रहा है। ठीक है, अब इफ द न्यू पॉइंट Q लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, मूव करके एक फाइनल पोजीशन पे पहुंचा होगा, क्योंकि इंफिनिटली मूव नहीं कर रहा, 2√3 यूनिट से मूव कर रहा है, तो जो फाइनल पोजीशन पे पहुंचा है उसकी कंडीशन दे दी कि इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में फाइनल पॉइंट लाई कर रहा है। देन द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू Q, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू Q एंड परपेंडिकुलर टू L इज, एक एक करके क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़ते जाओ और एक एक स्टेप सॉल्व करके आगे बढ़ते जाओगे तो क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा। एंड दैट्स व्हाई मैं आपको बार बार बोलती हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, आपने एक बार अच्छे से पढ़ ली तो इसका क्वेश्चन आपसे एग्जाम में सॉल्व होगा ही होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे चांसेस बहुत कम है कि आपसे क्वेश्चन बने ही नहीं। बेसिक फॉर्मूला लगता है और क्वेश्चन आपको डिटेल में पढ़ना जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि पॉइंट है आपका, क्या पॉइंट है, 2,1 पॉइंट है। ठीक है, लाइन है आपकी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब ये लाइन कैसे पास हो रही होगी, ये लाइन y इज इक्वल्स टू -4, x इज इक्वल्स टू, ऐसे ये लाइन पास हो रही है। अब जो पॉइंट है उसको मूव किया है, कैसे मूव किया है, 2√3 यूनिट से मूव किया इस लाइन के अलोंग, ये स्लोप है, इसके अलोंग मूव किया, कैसे, 2√3। अब ये तो ऐसे भी मूव हो सकता है और ऐसे भी मूव हो सकता है, ये 2√3 भी यूनिट हो सकता है, ये 2√3 यूनिट भी हो सकता है। तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, उसके लिए आपको एक हिंट दे दी है, क्या, कि फाइनल पॉइंट Q लाइज इन व्हाट, थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये नीचे साइड ही मूव होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट Q आ जाएगा आपके पास। अब फाइनल चीज क्या करनी है आपको, कि Q से पास होने वाली एक लाइन लिखनी है, Q से पास होने वाली एक लाइन लिखनी है जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, यानी लाइन Q से पास हो रही होगी और गिवन लाइन के परपेंडिकुलर होगी। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्वेश्चन क्लियर है सबको। तो देखो अब क्या करना है, अब मैं फिर से बोलूंगी कि क्या होता है ना, हम लोग सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन देख लेते हैं, जिसमें हमको सबसे अनकंफर्टेबल फॉर्म होता है पैरामेट्रिक, बट कोई भी क्वेश्चन में सबसे ज्यादा काम आपको पैरामेट्रिक आता है। यहां पे तो क्लियर दिया हुआ है, एक फिक्स पॉइंट दिया हुआ है, एक फिक्स डिस्टेंस दिया गया है और आपको स्लोप भी पता है जिसके अलोंग वो मूव कर रहा है, पॉइंट पता है, डिस्टेंस पता है और स्लोप भी पता है। इस कंडीशन, ये तीनों चीज देखते से आपके दिमाग में सबसे पहले बत्ती जलना चाहिए कि पैरामेट्रिक फॉर्म ही लगाना है, पैरामेट्रिक फॉर्म ही लगाना है। कौन सी कंडीशन देख के, आर डिस्टेंस दिया हो, फिक्स्ड पॉइंट दिया हो, ठीक है, आर डिस्टेंस, फिक्स्ड पॉइंट और स्लोप या फिर इंक्लिनेशन थीटा, ये तीन चीज दी हुई है ना, तो पैरामेट्रिक फॉर्म ही आपके दिमाग में सबसे पहले चलना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन कितना इजी होता है। पहले मुझे बताओ कि इस लाइन का स्लोप है 1, सीधे स्लोप ले लिया, देखो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और सामने एक माइनस साइन, तो स्लोप आ गया 1। अगर tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, दैट मींस थीटा की वैल्यू क्या है, tan थीटा अगर 1 है तो थीटा की वैल्यू 45 होगी। थीटा मिल गया आपको, थीटा इज इक्वल्स टू 45। आर बताओ, आर उसने क्वेश्चन में ही दिया गया है कि 2√3 यूनिट से मूव कर रहे हैं। के सर विल टेक योर क्लास सून, ही वाज बिजी फ्रॉम सम डेज, पर जल्दी के सर की भी क्लास होगी। तो अब आर भी क्वेश्चन में दिया गया है विच इज 2√3 यूनिट्स। फिक्स पॉइंट बताओ क्या दिया हुआ है, x1 y1, x1 y1 भी आपको दिया गया है विच इज 2,1। तीनों चीज दी गई है। जल्दी से क्या करना है हमको, पैरामेट्रिक फॉर्म लगाना है, तो चलो पैरामेट्रिक फॉर्म लगा दो। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, फाइनल पॉइंट विल बी इक्वल टू x1 प्लस माइनस r cos थीटा, यही होता है, और y इज इक्वल्स टू y1 प्लस माइनस r sin थीटा। अब इसमें प्लस लेना है या माइनस लेना है,
तो मैंने बोला था कि पॉइंट नीचे जा रहा है क्योंकि फाइनल पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर फाइनल पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है दैट मींस ये माइनस साइन यूज होगा, क्योंकि गिवन पॉइंट के नीचे आ रहा है पॉइंट। माइनस साइन यूज करके पॉइंट निकालो जल्दी से। x इज इक्वल्स टू x1 विच इज 2 माइनस r विच इज 2√3 cos थीटा इज cos 45 विच इज 1/√2। सिमिलरली y बताओ, y हो जाएगा 1 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय √2। जल्दी से बताओ x और y क्या आ रहे हैं। x आ रहा है आपका 2 माइनस √6 और y आ रहा है आपका 1 माइनस √6। पॉइंट मिल गया है। इस पॉइंट से जाने वाली लाइन की वैल्यू की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। पॉइंट मिल गया। दूसरी चीज क्या मिलना चाहिए आपको, स्लोप ऑफ द लाइन। दो कंडीशन मिलनी चाहिए लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, तो दूसरी चीज क्या रहेगी, स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप के लिए तो गिवन है कि ये जो लाइन की इक्वेशन हमको लिखना है इट इज परपेंडिकुलर टू एल। अब बताओ एल क्या है, एल वॉज एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है। इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस सम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0। एक्स प्लस वाई, ओवरऑल साइन वहां पे माइनस था तो यहां पे ओवरऑल साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस सम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0। अब ये लाइन पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, सेटिस्फाई कराओ, k की इक्वेशन निकल जाएगी, k की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब देखो x इज 2 माइनस √6 प्लस 1 माइनस √6 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ रही है -3 प्लस 2√6। k की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करो तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई -3 प्लस 2√6 इज इक्वल्स टू 0। उधर ट्रांसफर कर दो कांस्टेंट को, तो फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2√6। क्या ये इक्वेशन ऑप्शन में दिख रही है, क्या ये इक्वेशन आप लोग को ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका मतलब कि सही आंसर इक्वेशन निकल गई हमारी विच वॉज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2√6। हाँ, पीडीएफ आपको मिल सकता है, जो ई करियर पॉइंट की ऐप है उस पे अवेलेबल रहेगा। समझ में आया सबको क्वेश्चन। क्वेश्चन पहली बार में पढ़ के भले ही डिफिकल्ट लगे आपको, बट आप देखोगे एक एक स्टेप फॉलो करते जाओगे, प्लस गलती से भी दिमाग से पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन नहीं निकलना चाहिए। मैंने बोला था कि आपको सबसे अनएक्सपेक्टेड प्लेस पे हेल्प करता है पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना। तो हेलो अमन, हाय। पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करके हमने क्या किया, पहले तो पॉइंट को मूव किया। पहले पॉइंट को मूव किया, कहां किया, ऊपर नीचे दोनों साइड हो सकता था, उसके लिए क्वेश्चन में कंडीशन दे दी गई थी। देखो क्वेश्चनर आपको हर स्टेप पे हेल्प कर रहा है, आपको बस सही मेथड लगाना आना चाहिए। अब आपने ऊपर साइड मूव करेंगे या नीचे, तो उसके लिए बोला है कि फाइनल पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, दैट मींस आप नीचे साइड मूव करेंगे। तो आप पैरामेट्रिक फॉर्म के इक्वेशन कैसे लगाएंगे, x इज इक्वल्स टू x1 माइनस r cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू y1 माइनस r sin थीटा। क्यू पॉइंट निकाल लिया, अब क्या करना है, अब बस लाइन की इक्वेशन ही लिखनी है। कैसे लिखनी है कि क्यू पॉइंट से पास हो रही है और गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। अभी हमने देखा कि गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिखते हैं, गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिखते हैं, ये यहां पे देख लिया गया है ना। वही चीज लगा दी हमने, पॉइंट पता था, लाइन के परपेंडिकुलर है, इक्वेशन लिखी, कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, फाइनल आंसर आपका आ गया विच वॉज ऑप्शन सी। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, मजा आया ये क्वेश्चन करने में। चलो आगे बढ़ते हैं, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन से मैं आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम लोग ये देख रहे हैं कि जो परपेंडिकुलर लाइंस लिखने का वो है मेथड है, वो कितना ज्यादा काम में आता है आपके। कैसे, एक और क्वेश्चन, ये तो 19 में ही आया है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, विच इज सपोज दैट द पॉइंट h, k 1, 2 एंड -3, 4, 3 पॉइंट्स दिए हैं, lie ऑन द लाइन L1। ये कोई लाइन पे लाई कर रहे हैं तीनों पॉइंट, ठीक है। इफ लाइन L2 passes through the points h, k एंड 4, 3, ठीक है। दूसरी लाइन L2 है, वो किससे पास हो रही है, h, k और 4, 3 से, एंड इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1, it is also perpendicular to L1, then h by k is equals to,
देन h by k इज इक्वल्स टू। पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर वही बात है, पूरा क्वेश्चन पढ़ के घबराना नहीं है, एक एक लाइन पढ़ते जाओ, जो जो वो बोल रहा है आपको सॉल्व करना है बस। कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले तो हमको पता है कि 3 पॉइंट एक लाइन पे लाए कर रहे हैं। कौन से 3 पॉइंट है? पहला पॉइंट है h, k, दूसरा पॉइंट है 1, 2 और तीसरा पॉइंट है -3, 4। पहली लाइन तो ये बता रही है, दूसरी लाइन क्या बता रही है? दूसरी लाइन बता रही है कि L2 जो है वो h, k से पास कर रहे, यानी h, k से पास करने वाली एक लाइन है, ठीक है, और 4, 3 से भी पास कर रही। अब मान लो कि 4, 3 यहां पड़ता है, इससे भी पास कर रही है। और क्या बोला है कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, यानी कि L1 के साथ जो एंगल है वो 90 डिग्री का बना रही। ये है L2, ये है L1। तो आपको h by k की वैल्यू फाइंड करनी है। सबको समझ में आ गया? समवन इज सेइंग आंसर इज 1/3। वी विल चेक, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके। पहले तो अगर मुझे L1 के परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है, परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन अप्लाई करना हमने सीखा। अगर किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन आपको लिखनी है तो क्या करेंगे? सबसे पहले आपको गिवन लाइन की इक्वेशन पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है, इक्वेशन नहीं पता होगी तो परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिखेंगे? तो जल्दी से बताओ कि L1 की इक्वेशन क्या आ रही है। L1 की इक्वेशन के लिए h, k की भी जरूरत नहीं, आपको सिर्फ जरूरत है 1, 2 और -3, 4 की। 2 पॉइंट्स गिवन है, जल्दी से 2.5 फॉर्म लगा के L1 की इक्वेशन निकालो। तो L1 की इक्वेशन हो जाएगी y - 2 इज इक्वल्स टू 4 - 2 दैट इज 2, -3 - 1 विच इज -4 इंटू x - 1, ठीक है, ये हो गया 2। तो -2y + 4 इज इक्वल्स टू x - 1। तो x + 2y इज इक्वल्स टू 5। L1 की इक्वेशन अगर आप लोगों ने सॉल्व की है तो यही आएगी, ठीक है। अब L1 पे h, k लाई कर रहा है और L2 पे भी लाई कर रहा है। L2 की इक्वेशन लिखो, L2 की इक्वेशन हो जाएगी 2x - y इज इक्वल्स टू k, सम कांस्टेंट। ये लाइन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर देखो 1, 2 तो कोफिशिएंट एक्सचेंज हो गए और ओवरऑल साइन चेंज हो गया। ओवरऑल साइन इसका प्लस था तो इसका माइनस हो गया। तो 2x - y इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k1 लिख देते हैं क्योंकि h, k दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इस लाइन में k1 की वैल्यू निकालनी है तो आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए। पॉइंट भी दिया गया है क्वेश्चन में, 4, 3 एक पॉइंट है जो इसी लाइन पे लाई कर रहा है। 4, 3 पुट कर दो तो 4 × 2 दैट इज 8 - 3 इज इक्वल्स टू k1 विच इज 5। तो k1 की वैल्यू क्या आ गई? 5। अब लाइन की इक्वेशन लिखो, लाइन की इक्वेशन आ गई 2x - y इज इक्वल्स टू 5। सिमिलरली x + 2y इज इक्वल्स टू 5। h, k निकालना है ना। h, k क्या है? h, k कुछ नहीं, दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। क्योंकि h, k दोनों ही लाइन पे लाई कर रहा है, दैट मीन्स कि ये लाइन और ये लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट h, k है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो। पहली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूं, दैट इज 4x - 2y इज इक्वल्स टू 10, x - 2y इज इक्वल्स टू 5, x + 2y इज इक्वल्स टू 5। दोनों को ऐड किया, 5x इज इक्वल्स टू 15। x की वैल्यू आ गई 3। सिमिलरली y की वैल्यू आ जाएगी, x को 3 पुट करो तो y की वैल्यू आ रही है 1। x क्या था? x था h विच इज 3, y क्या था? k विच इज 1। h, k की वैल्यू निकालनी है तो h, k क्या हो जाएगा आपका? 3/1 विच इज 4th ऑप्शन। समझ में आया सबको? एक एक स्टेप हम लोग पढ़ते गए, उसी को हम फॉलो करते गए। क्या दिया था? एक लाइन जो है वो 3 पॉइंट से पास हो रही है, हमको जरूरत 2 ही पॉइंट की थी, उस लाइन की इक्वेशन लिख ली, ठीक है। अब वो जो तीसरा वाला पॉइंट है उससे एक और लाइन पास हो रही थी, तीसरे वाले पॉइंट से एक और लाइन पास हो रही थी जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर भी थी। ये कंडीशन लगाई, उस लाइन पे एक पॉइंट लाई कर रहा था, वो कंडीशन लगाई, लाइन की इक्वेशन निकली। तो जो फाइनल h, k पॉइंट है वो क्या होगा? वो कुछ नहीं, अगर दोनों लाइन पे एक सिंगल पॉइंट लाई करता है तो
तो वो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही तो होता है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए दोनों लाइन को सॉल्व कर दिया। जैसे ही सॉल्व किया हमको x और y की जो वैल्यू मिली, हमको पता थी कि वही h और k की वैल्यू है। पूछा क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है यू हैव टू फाइंड h बाय k। हमने सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। सबको समझ में आया? क्लियर है ये क्वेश्चन? इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन अगर आएंगे तो ये क्वेश्चन तो वो है जो आपके +4 का स्कोर बढ़ाते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन में हम बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, हेलो हिमांशु, हाय। ट्रायंगल के एरिया से भी निकाल सकते, डेफिनेटली ट्रायंगल के एरिया से भी निकाल सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। राइट नाउ हम लोग परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन देख रहे हैं, इसलिए हमने वैसे किया। डिटर्मिनेंट्स, हाँ डिटर्मिनेंट का भी यूज कर सकते हैं। ट्रायंगल का एरिया हमको पता है, मैंने राइट एंगल इसलिए बोला क्योंकि 90 डिग्री सीधे दिख रहा था। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब भी आप करते हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हर क्वेश्चन को करने की बहुत सारी मेथड है, और आप पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सी मेथड अप्लाई कर रहे हो इससे पता चलेगा कि आपकी स्पीड कितनी है। और ऐसा नहीं है कि एक मेथड कम स्पीड में होता है, एक मेथड को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है। द थिंग इज आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कौन सी मेथड में हो। जब सबसे ज्यादा कंफर्टेबल जिस भी मेथड में रहोगे उतना स्पीड से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। बस क्वेश्चन करते वक्त कंफ्यूज नहीं होना है कि ये लगाना है या वो लगाना है। यहाँ पे मुझे क्लियर दिखा कि 2 पॉइंट फॉर्म लगा के इसकी इक्वेशन निकालो, इसकी इक्वेशन निकालो, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट h, k है, तो h, k की वैल्यू आ गई। ठीक है, सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? आगे बढ़े हम लोग। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच इज, अच्छा अगर आप लोगों ने पॉइंट्स के लेक्चर अटेंड किए थे, पॉइंट्स के जब मैंने लेक्चर्स लिए थे वो अटेंड किए थे, तो ऑर्थो सेंटर निकालने का एक तरीका बताया था। ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस दी हुई है, x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। तो क्या आप लोग बता सकते हो कि ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? जिसको भी याद रहेगा दैट पर्सन इज, आई डोंट नो, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, क्योंकि ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जनरली आप लोगों को याद रहते नहीं है। ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो हम निकालते हैं वो जनरली आप लोग को याद रहते नहीं है। लेट मी टेल यू व्हाट इट इज। इट वाज x1 10a प्लस x2 10b, याद आया कुछ कुछ, प्लस x3 10c डिवाइडेड बाय 10a प्लस 10b प्लस 10c, दैट इज सिग्मा 10a। सिमिलरली फॉर y कोऑर्डिनेट, ये थे ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट। बट मैंने बोला था कि ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको ऑर्थो सेंटर निकालने के बेटर मेथड आती है। ऑर्थो सेंटर निकालने की बेटर मेथड क्या है वो देखो, वो इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगी। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? आपको बोला गया है यू नो 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। आपको AB की इक्वेशन दी गई है विच इज 4x प्लस 5y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, और आपको AC की इक्वेशन दी गई है विच इज 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। और क्या दिया गया है? इसका ऑर्थो सेंटर दिया गया है विच इज 1,1। तो आपको क्या करना है? फाइनल जो साइड है BC, इसकी इक्वेशन निकालनी है। BC की इक्वेशन क्या होगी? अब हमको बेसिक ऑर्थो सेंटर का कंसेप्ट सोचना है कि ऑर्थो सेंटर होता क्या है। ऑर्थो सेंटर जो है इट इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स। इस लाइन में कोई डाउट है किसी को? होना ही नहीं चाहिए, नाम है बस। ऑर्थो सेंटर नाम दे दिया गया है। किसको नाम दिया गया है? एल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्टिंग या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को। तो एल्टीट्यूड्स जहां पे मिलते हैं, तीनों एल्टीट्यूड सिंगल पॉइंट पे मिलते हैं, उसको हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। अब एल्टीट्यूड को याद करो। एल्टीट्यूड क्या होता है? अगेन एल्टीट्यूड नाम दिया गया है किसको? एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से पास होती है, वर्टेक्स से पास होती है और ऑपोजिट साइड के परपेंडिकुलर होती है। ऑपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसी को हम लोग ने एल्टीट्यूड बोला था। तो अब देखो ऑर्थो सेंटर होगा क्या कि B, ये C से एक पास होने वाली लाइन होगी जो AB के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, B से पास होने वाली एक लाइन होगी जो AC के परपेंडिकुलर होगी। इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही तो ऑल्टीट्यूड होगा।
ये चीज क्लियर हो गई सबको, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑल्टीट्यूड होगा। अब हमको क्या करना है, हमको BC की इक्वेशन लिखनी है। तो हम उसके लिए मान लो ये है CN, ये है BM, CN और BM की इक्वेशन लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, AB दिया गया है, उसके परपेंडिकुलर लाइन लिखो, 1,1 से पास कराओ। सिमिलरली BM लिखना है, कैसे लिखेंगे, AC दिया गया है, उसके परपेंडिकुलर लाइन लिखो, 1,1 से पास कराओ। BM और CN जैसी इक्वेशन आएगी। अब आपको क्या करना है, B पॉइंट निकालना है और C पॉइंट निकालना है। तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि AC और BN को सॉल्व करेंगे तो ये C पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली AB और CB को सॉल्व करेंगे तो B पॉइंट आ जाएगा, फिर आप BC की इक्वेशन लिख सकते हो। समझ में आया। यहां पे हम सिर्फ परपेंडिकुलर, एक लाइन के परपेंडिकुलर अगर गिवन लाइन है तो उसको यूज कैसे करना है ये देख रहे हैं। आप लिख सकते हो, इसको सॉल्व करना, आंसर बताना, हम लोग रीचेक करेंगे कि इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। सॉल्व करना थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट एक बार ट्राई करके देखना। समझ में आया सबको, आगे बढ़े हम लोग। तो चलो, ये तो था कि अगर लाइन के गिवन एक परपेंडिकुलर लाइन है तो हम लोग कैसे लिखते हैं। अभी हम लोग स्लोप पे ही है, हम लोग ने दो लाइंस के बीच में स्लोप देखा, फिर दोनों लाइंस पैरेलल होगी तो क्या होगा, दोनों के बीच में एंगल अगर 90 है तो क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर है दैट इज, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो क्या होगा, ये सारी चीजें देखी है, ठीक है। अब फाइनली हम लोग क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स कैसे निकालने हैं। हेलो हेलो शैलेश, हाय, हाँ प्रज्वल, सेक्शन फॉर्मूला, हाँ ऑफ कोर्स। अगेन आई एम सेइंग कि क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल मेथड से हो सकता है, वो आपको डिसाइड करना है कि आप क्वेश्चन में कौन सी मेथड को यूज करते हो। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग कि आपके पास ट्रायंगल है, अब इसमें आपको दिया क्या होगा, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्या गिवन है, उससे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। आपके पास ट्रायंगल के लाइंस की इक्वेशन होगी, साइड्स की इक्वेशन होगी। अगर आपके पास ट्रायंगल के साइड्स की इक्वेशन है तो आप स्लोप निकाल सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई इनटू एक माइनस साइन। तो देखो अब हो क्या रहा है, अब ध्यान से देखना, हम लोग थोड़ा सा एक डेरिवेशन देख रहे हैं इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। ABC अगर ट्रायंगल है, तीनों साइड्स दिए हुए हैं, तीनों साइड्स के स्लोप दिए गए हैं, तो इंटीरियर एंगल कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए हम एक छोटा सा डेरिवेशन देखने वाले हैं। देखो, ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अब इस पे मैं तीनों साइड लिख रही हूं, ठीक है। पहला साइड कुछ ऐसा है, दूसरा साइड कुछ ऐसा है, और तीसरा साइड कुछ ऐसा है। फाइनली ट्रायंगल जो बन रहा है वो ये बन रहा है ABC। ये ट्रायंगल सबको समझ में आ गया, ठीक है। पहले स्लाइड का अब साइड्स को ध्यान से देखो, लाइंस को देखोगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो स्लोप मुझे बताओ किसका कौन सा बन रहा है। तो तुम बोलोगे कि ये जो फर्स्ट लाइन है ना, जिसको मैं बोल रही हूं L1, दूसरी वाली लाइन को बोल रही हूं L2, और तीसरी वाली लाइन को बोल रही हूं L3। तो L1 का स्लोप सबसे बड़ा है, L1 का स्लोप सबसे बड़ा है, इसको मैं बोल देती हूं φ1। उसके बाद L2 लाइन का स्लोप है, इंक्लिनेशन बोल दो इसका φ2, और फाइनली L3 लाइन का स्लोप विच इज φ3। ये चीज समझ में आ गई। ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है ABC सबको, स्लोप दिख रहे हैं तीनों सबको। अब क्या करना है, अब आपको इंटीरियर एंगल निकालना है। इंटीरियर एंगल हम कैसे निकालेंगे, तो पहले तो इंटीरियर एंगल के नाम देखो, इंटीरियर एंगल के नाम कौन से हैं। तो पहला ये θ1, ठीक है, दूसरा है ये θ2, और तीसरा है ये θ3। तीनों एंगल भी दिख गए, θ1 θ2 θ3, θ1 θ2 θ3। अब देखो, बस ज्योमेट्री लगानी है इसमें और कुछ नहीं करना, और हर चीज आपको यहां पे दिखेगी कि क्या हो रहा है। θ1 को मैं बोल रही हूं, θ1 इज नथिंग बट ये लाइन का इंक्लिनेशन विच इज φ1
L1 का इंक्लिनेशन दैट मीन्स माइनस L2 का इंक्लिनेशन विच इज phi2। ये चीज समझ में आई। θ1 वॉज नथिंग बट phi1 माइनस phi2। L1 का इंक्लिनेशन था phi1, L2 का इंक्लिनेशन है phi2, तो θ1 क्या हो जाएगा phi1 माइनस phi2। अब सेकंड θ2 निकालना है। θ2 मुझे जल्दी से बताओ, θ2 कौन सा एंगल है? पहली बात तो ये एंगल है। अगेन एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची। अब L2 का इंक्लिनेशन है phi2, L3 का है phi3, तो θ2 क्या हो जाएगा phi2 माइनस phi3। सिंपली दिख रहा है आप लोगों को, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, L2 का इंक्लिनेशन है phi2, L3 का इंक्लिनेशन है phi3, तो ये एंगल θ2 क्या हो जाएगा phi2 माइनस phi3। अब हम लोग आते हैं θ3 के लिए। θ3 कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है। तो मैं पहले बोल रही हूं कि ये वाला एंगल बताओ, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? तो ये वाला एंगल आप बोलोगे, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो ये है phi1 माइनस phi3, phi1 माइनस phi3। बट ये phi1 माइनस phi3 है क्या? ये θ3 नहीं है, ये θ3 पाई माइनस θ3 है। ध्यान से इस चीज को अगर मैं जूम कर दूं तो देखो मैं क्या बता रही हूं। आई एम सेइंग कि ये वाला एंगल जो है ये θ3 है और ये वाला एंगल है phi1 माइनस phi3। तो आपने किसकी वैल्यू निकाली? आपने पाई माइनस θ3 की वैल्यू निकाली। पाई माइनस θ3 की वैल्यू निकल गई विच वॉज phi1 माइनस phi3। समझ में आया सबको? एक्सिस पे क्लियर है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कुछ नहीं कर रहे, हम बस ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि लाइन का इंक्लिनेशन कैसा है तो गिवन एंगल कैसे निकलेगा। θ1 कैसे निकला, θ2 कैसे निकला, वो तो क्लियर दिख रहा था। θ3 के लिए थोड़ा सा अपन को ध्यान लगाना है विच इज कि ये θ3 नहीं है, ये θ3 है और ये जो एंगल निकाला दिस वॉज phi1 माइनस phi3। अब स्लोप देखो कितना जल्दी निकलेगा, क्योंकि हमको L1 लाइन, L2 लाइन और L3 लाइन का इंक्लिनेशन पता है तो हमको इन तीनों का स्लोप भी पता है विच इज m1, m2 एंड m3। स्लोप क्या है? m1 इंक्लिनेशन अगर phi1 है तो आप m1 को क्या बोल सकते हो? tan ऑफ phi1। सिमिलरली इंक्लिनेशन अगर phi2 है तो आप स्लोप को क्या बोल सकते हो? tan ऑफ phi2। क्या करें? अब देखो तीनों जगह पे tan लेना है बस, और कुछ नहीं करना। tan लोगे आंसर आ जाएगा, जल्दी से tan ले लो। सो यू हैव tan ऑफ θ1 इज नथिंग बट tan ऑफ phi1 माइनस phi2। tan ऑफ a माइनस b, यही फॉर्मूला लगाना है। tan ऑफ a माइनस b क्या होता है? tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b, यानी कि tan ऑफ phi1 माइनस tan ऑफ phi2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan phi1 इंटू tan phi2। अब tan phi1 क्या था? अगर फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 था तो tan ऑफ phi1 क्या हो जाएगा? m1 हो जाएगा। tan ऑफ phi1 की जगह लिख दो m1। सिमिलरली tan ऑफ phi2 क्या हो जाएगा? m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan phi1 m1, tan phi2 m2। tan θ1 आ गया आपके पास। फर्स्ट एंगल निकल आया विच इज नथिंग बट m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। सिमिलरली आप सेकेंड इक्वेशन में tan लोगे, थर्ड इक्वेशन में tan लोगे, थर्ड इक्वेशन में tan लोगे तो पाई माइनस थीटा एक माइनस साइन आ जाएगा, तो आपको वो माइनस साइन यहां मल्टीप्लाई करके इसको phi3 माइनस phi1 करना है। तो आप देखो tan θ2 क्या आ रहा है? tan θ2 आपका आ रहा है m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m3। सिमिलरली tan θ3 आपका आ रहा है m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m3। ये तीनों आपके फाइनली फॉर्मूले आएंगे। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या हमेशा जब भी आपको लाइंस की इक्वेशन दी गई हो तो आपको लाइंस को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करके
उनके बीच का एंगल नोटिस करके उस हिसाब से ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा? नहीं, ये हम लोग सिर्फ पहली बार कर रहे हैं, प्रूफ को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए कर रहे हैं कि आखिर हमने ये फॉर्मूला निकाला कैसे। अब आपके पास जब भी इक्वेशन है तो आप लोगों को क्या करना है वो मैं आपको बताती हूं। देखो, 3 इक्वेशन दी रहेगी आपको। मान लो पहले लाइन की इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल्स टू m1x प्लस सी, दूसरी लाइन की इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल्स टू m2x प्लस सी, और तीसरी इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल्स टू m3x प्लस सी। अब आपको स्लोप जो है उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मान लो m1 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m3। अगर m1 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m3 तो आपका फर्स्ट एंगल हो जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। सेकेंड एंगल हो जाएगा m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m3, और थर्ड एंगल हो जाएगा m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m3। कुछ नहीं करना है, हम लोगों को सिर्फ स्लोप दिए रहेंगे। 3 लाइन की इक्वेशन है, अगर लाइन की इक्वेशन पता है तो स्लोप भी पता होगा। ठीक है, स्लोप देख लिया आपके, स्लोप को क्या किया आपने, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। m1 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m3, कोई भी स्लोप किसी से बड़ा हो सकता है, सबसे बड़े स्लोप को लिखा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड स्लोप को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया और फिर एंगल लिखा। तो कैसे लिखा कि सबसे बड़ा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, सिमिलरली m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m3, एंड m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m3। मेथड समझ में आ गई सबको? डेरिवेशन क्लियर हुआ? डेरिवेशन हमने सिर्फ इसलिए किया है ताकि एक अंडरस्टैंडिंग हो ट्रायंगल्स के एंगल लिखने की। फाइनली आपको मेथड अप्लाई करना आना चाहिए, और उसी एप्लीकेशन को अच्छे से देखने के लिए जल्दी से हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन इज, अब देखो क्वेश्चन पे आ गए, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या चल रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है इफ अ ट्राइंगल एबीसी इज फॉर्म्ड बाय लाइंस 2x plus y minus 3 is equals to 0, x minus y plus 5 is equals to 0 and 3x minus y plus 1 is equals to 0। लाइन की इक्वेशन दे दी, तीनों लाइन से एक ट्राइंगल बन रहा है। Now what we have to find? We have to obtain a cubic equation whose roots are tangent of the interior angle of the triangle। Tangent of the interior angle of the triangle, यही तो निकाल रहे हैं हम। tan थीटा 1 tan थीटा 2, वो मेथड यूज करके हमने यही तो कैलकुलेट किया है। तो अब देखो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन की इक्वेशन पता है। इक्वेशन से हमको मतलब नहीं, हमको स्लोप देखना है। पहली लाइन का स्लोप बताओ क्या हो रहा है बच्चा लोग? पहली लाइन का स्लोप है माइनस ऑफ 2 बाय 1 दैट इज -2। दूसरी लाइन का स्लोप है माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय -1 दैट इज 1। तीसरी लाइन का स्लोप है माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 1 विच इज 3। तीनों स्लोप मिल गए। अब मेथड लगानी है। m1 हमारे लिए कौन सा होगा? सबसे बड़ा स्लोप। m2 होगा उसके बाद वाला, और m3 होगा सबसे छोटा स्लोप। तो बताओ m1 क्या है? m1 इज 3। व्हाट इज m2? m2 इज 1, और m3 जो है वो आ गया आपका -2। ये हो गया m1, ये हो गया m2, ये हो गया m3। अब इंटीरियर एंगल निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे इंटीरियर एंगल? तो फर्स्ट एंगल θ1 विल बी m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 दैट इज 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3, 1/2 आ गया। सिमिलरली tan ऑफ θ2 विच इज m2 minus m3 divided by 1 plus m2 m3। m2 m3 की वैल्यू देखो जल्दी जल्दी। m2 m3 की वैल्यू क्या आ रही है? m2 की वैल्यू है 1, m3 की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय 1 -2, ये आ गया आपका -3। सिमिलरली
tan थीटा 3 कैलकुलेट करना है। tan थीटा 3 इज नथिंग बट m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m3। m3 बताओ क्या दिया हुआ है? m3 दिया हुआ है -2। m1 क्या है? m1 है 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6, ये आ गया आपका 1। इंटीरियर एंगल के स्लोप जल्दी से निकल गए। स्लोप निकल गए मतलब tan ऑफ इंक्लिनेशन निकल गया। और ये जो tan थीटा 1, tan थीटा 2, tan थीटा 3 दिया था, ये बोला था कि एक क्यूबिक बना रहे हैं, तो वो ये एक क्यूबिक के रूट्स है। तो अगर 1/2 -3 1 एक गिवन क्यूबिक के रूट्स है, तो आप उस क्यूबिक की इक्वेशन कैसे लिखोगे? आप उस क्यूबिक की इक्वेशन लिखोगे x माइनस 1/2 इंटू x प्लस 3 इंटू x माइनस 1। ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन आ गई। इसको और अरेंज करके लिख सकते हो, 2 का एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, समझ में आया सबको? स्लोप निकालना आ गया। स्लोप के बाद अगर आपको ट्राइंगल्स की लाइन दी है तो इंटीरियर एंगल निकालना आ गया। कुछ नहीं करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लाइंस के स्लोप लिखो और फिर फर्स्ट वाले स्लोप को m1, दूसरे वाले स्लोप को m2, तीसरे वाले स्लोप को m3 मान के ये इक्वेशन लगानी रहती है। पहला एंगल हो जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, दूसरा एंगल हो जाएगा m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m3, और तीसरा एंगल हो जाएगा m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m3। सारे बच्चा लोग को ये चीज क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, तो बच्चा लोग अब तक जो पढ़ा है उसको पूरे कंसंट्रेशन से एक बार फिर पढ़ना। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में पूछना। सेशन अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। प्रीवियस लेक्चर्स देखने के लिए ई करियर पॉइंट जेई चैनल पे जाना, इसके सारे प्रीवियस लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज का सेशन हम लोग खत्म करते हैं। कल हम लोग नए कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 6। ओके, गुड डे टू यू ऑल, थैंक यू, गुड डे।